गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जो बालक और वयस्क एंड बुजुर्गों के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा संस्थाएं चलाई जा रही हैं जो कि संवेदनशील होते हैं उनके लिए कि उनकी कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं, उनके अंतर्गत संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल की गई है। इसमें है, देखिए, पिछले कुछ वर्षों में संवेदनशील बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम और सेवाओं की शुरुआत की गई। इनमें से कुछ जो सरकारी प्रयास किए गए हैं, सरकारी या गैर सरकारी संगठन बनाए गए हैं, तो वो किस प्रकार से देखिए। फर्स्ट है हमारा समेकित बाल विकास सेवाएं। कौन सी सेवाएं? समेकित बाल विकास यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, शॉर्ट फॉर्म इसकी है ICDS। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इसका आपके सामने नाम आए समेकित बाल विकास सेवा, ICDS भी दे सकते हैं। तो ICDS जब होगा तो आपको क्या करना है कि जो बालकों के लिए जो एक योजना चलाई गई है उसमें एक शिक्षा का उद्देश्य रखा गया है कितने आयु तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो SDS से जो उद्देश्य रखा गया है वो ICDS के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है समेकित तरीके से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण तथा प्रारंभिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सेकंड, गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा उचित टीकाकरण संबंधी शिक्षा जानकारी देना। नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा देना। फिर है नेक्स्ट 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन, वृद्धि की निगरानी तथा मूलभूत स्वास्थ्य एवं देखरेख संबंधी सेवाएं उपलब्ध करते हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण और विटामिन A पूरकों को प्रदान करता है। राज्य आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में इस कार्यक्रम योजना से लगभग 41 करोड़, कितने करोड़ बच्चों के बारे में जिक्र किया गया है? 41 करोड़ बच्चे हैं जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। तो ये जो सारी सेवाएं हैं सभी आंगनबाड़ी देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से दी जाती है। तो ICDS के बहुत से उद्देश्य हैं कि इनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है या किस कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है या इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी गई है। तो इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है कि एक तो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, जिसमें बालक भी होंगे, किशोरियाँ भी होंगी, साथ ही इसमें गर्भवती महिलाएं भी होंगी, धात्री माताओं के स्वास्थ्य के पोषण और टीकाकरण का कई प्रकार की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना एक इस उद्देश्य में रखा गया है। फिर है समेकित तरीके से 0 से 6 धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा उचित टीकाकरण संबंधी शिक्षा जानकारी देना। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा देना। 6 महीने से कम आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन, वृद्धि की निगरानी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया और इस योजना से 41 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये सभी जो सेवाएं वो किसके थ्रू दी जा रही है? आंगनबाड़ी के थ्रू दी जा रही है।
अब देखिए इसमें देखिए ICDS सेवाएं और लाभ। अब एक पिक्चर के माध्यम से हम समझने का इसे प्रयास करेंगे। देखिए 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे, यानी वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी जो उनकी टीकाकरण योजना जो होती है वो इसके अंतर्गत ही शामिल होते हैं। छोटे बच्चों को हम टीके भी लगवा सकते हैं ICDS योजना के तहत। फिर है सेकंड, 1 से 3 वर्ष तक के बालकों को इसमें शिक्षा दी जाती है। फिर है 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को भी इसके अंतर्गत शिक्षित किया जाता है। इनके पोषण की जानकारी, इनके स्वास्थ्य की जानकारी रखी जाती है और इन्हें उचित पोषण तत्व दिए जाते हैं। फिर देखिए इसमें स्वास्थ्य परीक्षण। हाँ, एक चित्र इसमें समझाया गया है। देखिए ये जो 0 से 1 वर्ष तक का है, इसमें आप देखिए ये जो मान लीजिए 0 से 1 वर्ष तक का बालक है, उसके लिए किस चीज़ की व्यवस्था की गई है? टीकाकरण की। ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ। किसकी व्यवस्था की गई है? टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। फिर आप देखिए जैसे ये स्वास्थ्य परीक्षण, यहाँ पे क्या दिया है? स्वास्थ्य परीक्षण। अब स्वास्थ्य परीक्षण सबसे पहले एक डायग्राम इसमें बताया जा रहा है कि 2 चीज़ें देखिए इसमें स्वास्थ्य विकास एवं खाद्य संभरण, यानी खाद्य वस्तुएं जो होती है वो इस स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा अच्छी दी जा रही है। साथ ही दूसरा है इसमें 3 चीज़ों को इसमें बताया गया है। फिर दिया गया है निर्देशित सेवाएं, यानी समय समय पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें समय समय पर शिक्षा से संबंधित उचित जानकारी देना है। और फिर है तीसरे नंबर की, एक तो ये है और कौन से ये नहीं है, एक ये टीकाकरण अभियान इसमें चलाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं ये जो सेकंड नंबर की है, इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है। देखिए 1, 2, 3, यानी बचपन की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा इसी के माध्यम से दिया जाता है। फिर है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, क्या दी गई? पोषण एवं स्वास्थ्य। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर है ये किशोरियाँ, जो किशोरियों के बारे में बताया गया ना, तो किशोरियों को समय समय पर इनकी काउंसलिंग करवाई जाती है, समय समय पर इनको ज्ञान दिया जाता है हर परिस्थिति का स्वास्थ्य संबंधी। फिर है इसमें 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को शामिल किया गया है ICDS के अंतर्गत, जिन बच्चों को शिक्षित किया जाता है, किशोरियों को। फिर है गर्भवती महिलाओं को। फिर है स्तनपान कराने वाली माताएं। और फिर है सभी महिलाएं। ये है 18 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। इन्हें शिक्षित किया जाता है कि आपको पोषण के रूप में कौन सी चीज़ें लेनी है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए ये कहानी के रूप में SOS बाल गाँव है। ये एक संस्था, एक गांव का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इसमें बच्चे होंगे और उन बच्चों को हर तरीके से वो सारी सुविधाएं दी जाती है। ये बच्चे वो हैं जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है या किसी न किसी रूप से ये आश्रमों में रहते हैं, लेकिन उन बच्चों को
अलग से ऐसे फीलिंग नहीं आए, इसके लिए एक छोटा सा संस्था द्वारा एक ऐसा छोटा सा गांव बनाया गया है कि बच्चे को हमेशा ये लगे कि मैं एक परिवार के साथ ही रहता हूँ, एक छोटे से गांव में, ऐसा महसूस न करे कि मैं एक संस्था में पल बढ़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो देखिए, SOS बाल गाँव। SOS एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और छोड़े हुए बच्चों की लंबे समय तक देखरेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित अभिगम की शुरुआत की है। उद्देश्य है, SOS बाल गाँव की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को परिवार आधारित दीर्घावधि की देखरेख प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ नहीं रहते हैं। कार्य विधि का लाभ। प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखरेख करती है। यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चे एक बार फिर संबंधों और प्रेम का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें अपने साथ घटित कड़वे अनुभवों से उबरने में सहायता मिलती है। ऐसे घरों में बच्चे एक स्थिर पारिवारिक परिवेश में पलते हैं और एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक उनको व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। कई SOS परिवार एक साथ रहते हैं ताकि एक सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। भारत में पहला SOS गांव 1964 में स्थापित किया गया था। देखिए, एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, SOS चिल्ड्रंस विलेज है ना, इस नाम से। ये देखिए, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ब्रॉड करते हैं इसको थोड़ा। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं इनकी देखरेख के लिए। एक टीचर की यानी माता के रूप में एक महिला की व्यवस्था की गई है और वो इन सब बच्चों को संभालती है। लग रहा है पूरा गांव जैसा। अब देखिए, अब भारत में पहला SOS गांव 1964 में स्थापित किया गया था। यह संगठन देश भर में 40 विशिष्ट गांवों में लगभग 6000 जरूरतमंद परित्यक्त बच्चों की देखभाल करता है। भारत में जब भी कोई विद्रोह अथवा पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा, जैसे कि भोपाल में 1984 में विषैले गैस रिसाव की घटना, या भीषण चक्रवात, या विनाशकारी भूकंप या सुनामी के आने पर SOS बच्चों के गाँव ने आपातकालीन राहत कार्यक्रम के द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की है, जहां विशेष रूप से इन OS गाँव को स्थायी सुविधाओं से सज्जित किया जाता है। फिर है बाल गृह। बाल गृह राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा यह 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होते हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से राज्य की देखरेख में रखा जाता है। आमतौर पर बच्चों के लिए 3 प्रकार के बाल गृह होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट है इसमें प्रेक्षण गृह। प्रेक्षण गृहों में मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से, अर्थात उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक तथा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन होम। फिर है विशेष गृह, स्पेशल होम। विशेष गृह वह स्थान होते हैं जहां कानून का उल्लंघन करने वाले 18 से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। यानी कोई बालक मान लीजिए कोई भी बाल अपराध करता है तो उसके लिए उन्हें के लिए एक स्पेशल गृह तैयार होते हैं, उन्हें में उनको रखा जाता है। यानी किसी भी कानून का जब वो उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बाल अपराधी कहलाते हैं। फिर है किशोर
या बाल गृह। किशोर या बाल गृह में अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता, या फिर उनके बच्चों को जिनके माता पिता अभिभावक अस्वस्थ या मर चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ऐसे बच्चों को भी रखा जाता है जिनके माता पिता उन्हें रखना नहीं चाहते हैं। सरकार पर ऐसे बच्चों को घर, बोर्ड शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है। आजकल अधिकतर किशोर बाल गृह सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन किशोर बाल गृहों में बच्चों में ऐसे कौशल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे वे समाज का ये उत्पादी या उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम हो सके, यानी उनमें सुधार किया जाता है, उन्हें संस्कार दिए जाते हैं। फिर है 4 नंबर का गोद लेने या वृहत ग्रहण। विश्व के विभिन्न देशों के साथ साथ भारत में भी बच्चा गोद लेने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। पहले के समय में परिवार में से ही बच्चा गोद ले लिया जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ परिवार के बाहर से बच्चा गोद लेने की प्रथा को संस्थागत और विधिक बना दिया गया है। आजकल तो केंद्रीय तथा राजकीय सरकारें भी विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कई गैर सरकारी संगठन NGO भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों को सशक्त करने और गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर एक केंद्रीय संस्था तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्था CARA का गठन किया है, जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने संबंधी सभी दिशा निर्देश जारी करती है। यानी जो बाल गृह हैं वो 4 प्रकार के बताए गए। एक तो प्रेक्षण, जो कि ऑब्जर्वेशन, यानी मान लीजिए बच्चा खो गया है, उनके माता पिता का पता नहीं चलता है, तब तक उसमें रहेगा। विशेष, यानी किसी बालक ने यदि कोई अपराध किया है तो उसमें रखा जाता है। फिर कुछ ऐसा किशोर बाल गृह जहाँ पे बालक ने सुधार किया, बाल सुधार गृह जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट द्वारा या सरकारी या सरकारी किसी भी संस्था में उसे इस तरह से सक्षम बनाया जाता है कि वो कोई भी उपयोगी सदस्य बन सके। फिर है गोद लेने की प्रथा, जिसमें गोद हम पहले तो परिवार से लिए जाते थे, लेकिन अब हम अनाथ आश्रम से भी बच्चों को गोद ले सकते हैं। उसके लिए एक अलग से संस्था बनाई गई है, और जो भी बच्चा गोद ले रहा है उसे कानून के अकॉर्डिंग ही सारे दस्तावेज तैयार करने होते हैं।